हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का अर्थ होता है जीव, रिप्रोडक्शन का अर्थ होता है जनन, और इनका मतलब तो आपको पता ही। इसके जो एक तरह से कह सकते हो अपने जो चैनल का नाम है वो, उसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर ये जनन नाम की चीज़ क्या होती है। देखिए, मैं जानता हूँ कि आप सभी इस बात से अच्छी तरह परिचित होंगे कि ये क्या होती है, लेकिन बायोलॉजी एक बहुत ही सुंदर सा सब्जेक्ट होता है जिसे हर चीज़ के लिए कारण चाहिए होता है, हर एक रीज़न होता है, किसी न किसी के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो रीज़न भी बताएगा बायोलॉजी, और उस रीज़न से कौन सा वर्क हो रहा है वो भी बताएगा। तो सबसे पहला अपना जो टॉपिक है वो है आखिर ये जनन क्या होता है। जब कोई सजीव अपने वयस्क अवस्था में आकर अपने समान एक नवजीव को जन्म दे तथा वह क्रिया जिसके फलस्वरूप जिससे एक नवजीव का जन्म होता है तथा यही नवजीव अपनी वयस्क अवस्था में आकर पुनः इस क्रिया को दोहराता है। मतलब समझो, सजीव कोई भी सजीव हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा वो केवल एक जानवर कोई मनुष्य ही हो, वो प्राणी कोई पादप भी हो सकता है। पादप जैसे कि आप पादपों के तो पूछो मत, इतने सारे एग्जाम्पल्स है जिसे मैं बयां भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो कोई भी वो जानवर, कोई भी वो पेड़, कोई भी पौधा हो सकता है। ठीक है, वह जानवर, कोई भी पेड़ पौधा, सजीव जो है वह वयस्क अवस्था में आएगा। वयस्क अवस्था कोई भी कितनी भी हो सकती है। जैसे कि यदि मैं मनुष्य की बात करूँ तो मनुष्य में जो नर होता है यानी पुरुष के जो वयस्क अवस्था होती है वो होती है 14 से लेकर 19 वर्ष तक की। कितनी होती है? 14 वर्ष तक से 19 वर्ष तक। ठीक है, ये होती है नॉर्मल एज। इसे अपने नॉर्मल भाषा में टीन एज भी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि मैं किसी पादप की बात करूँ तो किसी भी पादप की, जैसे कि मैं बात करूँ, सबसे फेमस पौधा है मटर का। इस मटर के जो खास बात है वो ये है कि ये 1 वर्षीय होता है। मतलब ये 1 वर्ष में ही सबसे ज़्यादा विकास करेगा। अपने अंतर्गत इसकी जीवन अवधि जो होती है वो 1 वर्ष की होती है। ये इसी समय के दरमियान विकास भी करेगा तथा विकास करने के पश्चात ये इजीली 1 वर्ष के अंदर फल फूल व अन्य बीज देकर मर जाएगा, मतलब मृत हो जाएगा। ये तात्पर्य, मतलब अगर मान लीजिए अब मटर का जो जीवन अवधि है वह मात्र 1 ईयर यानी 1 साल की होती है। तो अब मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि भाई इसका किशोरावस्था 14 वर्ष के लिए होगा। जब बंदा खुद ही 1 साल के लिए जी रहा है तो इसका जो किशोरावस्था है वह 14 वर्ष तक कैसे हो सकता? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? नहीं हो सकता ना। तो 1 ईयर में तो मान लीजिए इसके 2 से 3 महीने का किशोरावस्था, यानी जो अपने जो पादप होते हैं उनके लिए बोला जाता है कायिक अवस्था। क्या बोला जाता है? कायिक अवस्था। पुरुषों के लिए, मनुष्यों के लिए, स्तनधारी वर्ग के लिए बोला जाता है किशोरावस्था, तथा जो पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए किशोरावस्था को ही क्या बोला जाता है? फिर से रिपीट कर देता हूँ, कायिक अवस्था बोला जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जनन की परिभाषा आपको इजीली समझ में आ ही गई होगी। जब कोई भी सजीव अपनी वयस्क अवस्था में आता है तथा अपने समान एक नवजीव को जन्म देता है, या कहूँ कि वे क्रिया जिसके फलस्वरूप जिससे एक नवजीव का जन्म होता है तथा यही नवजीव वापस अपनी वयस्क अवस्था में आकर पुनः इस क्रिया को दोहराता है, तो वह क्रिया जनन कहलाती है। इसकी अब इसके बाद में अपन बात करेंगे जीवन अवधि की। जीवन अवधि बोलते हैं लाइफ स्पेन को। ये लाइफ स्पेन क्या होता है भैया? लाइफ स्पेन ये होता है कि आपने जन्म लिया तो आप ये भी जानते होंगे कि जन्म लेने के पश्चात आपके एक निश्चित समय है, उसके अंतर्गत आपकी मृत्यु भी होगी। ठीक है, तो किसी भी जीव, अब वो जीव मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये जीव का मतलब होता है पेड़ पौधे, वह अन्य कोई भी जानवर हो सकता है या मनुष्य हो सकता है। तो उस जीव की जन्म के पश्चात उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है वह जीवन अवधि कहलाता है। अब जीवन अवधि को आप जीवन काल भी कह सकते हो, लाइफ स्पेन भी कह सकते हो। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद में जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर रहता हूँ, सबसे पहले मच्छर और छोटी मोटी कीट पतंगे। जब आप रात के समय अपने कोई पास वाली बिल्डिंग के ऊपर या फिर कहीं भी जहाँ रोशनी की थोड़ी सी भी मात्रा है तो वहाँ पे आप छोटे छोटे कीट पतंगों को उड़ता हुआ देखेंगे। ये ज़्यादातर होता है ऐसे मौसम में जिस मौसम में वर्षा ऋतु होती है। वर्षा ऋतु के मौसम में ये देखने को आपको मिलता है कि बहुत सारे कीट पतंगे उस रोशनी के ऊपर मंडराते रहते हैं। ठीक है, मतलब गर्मियों के मौसम में और ज़्यादातर वर्षा और ऋतुओं में। ठीक है,
उस समय में आपको ये कीट पतंगे मिलते हैं। तो इनका जो जीवन काल होता है वह मात्र 1 दिन का होता है। कितने? 24 घंटे का होता है। ओके, अगर आपने तितली देखी हो तो तितली का जो जीवन काल होता है वो होता है 1 हफ्ते का। उसके बाद में बात करूँ घरेलू मक्खी, तो घरेलू मक्खी का जो जीवन काल होता है वह होता है मात्र 1 महीने का। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूँ मैं कुत्ते की। कुत्ते का जो जीवन काल होता है वह होता है 15 वर्ष का। कितने का होता है? 15 वर्ष का। अब इसके बाद मैं एक विशिष्ट गुण की बात करता हूँ। मैंने यहाँ जीवन अवधि की बात की है, तो आपको पता ही होगा कि अगर कोई भी नियम होगा, कोई भी नियम, कोई भी रूल होगा या कोई भी तर्क अगर दिया जाएगा तो उसका अपवाद होता ही होता है। तो प्रकृति ने जिस तरह, प्रकृति में जीवों की अवधि, जीवन अवधि जिस तरह चलती है, तो प्रकृति के इस नियमों को मात देने के लिए कुछ ऐसे जीव भी हैं जो मृत्यु और जीवन के चक्र से बिल्कुल मुक्त है। उन जीवों के उदाहरण मैं देता हूँ। पहला है अमीबा, उसके बाद में है जीवाणु, उसके बाद में पैरामीशियम, ठीक है, और उसके बाद में है जेलीफिश। ये कुछ ऐसे जीव हैं जो अमरता यानी इमॉर्टेलिटी का गुण दर्शाते हैं। अब ये अमरता क्या होती है? देखिए, आप जब टीवी सीरीज या कोई भी अन्य कोई कार्टून देखते होंगे तो अमर, मैं अमर हूँ, मैं अमर हूँ, नाम नहीं बोल रहा, ये गुण की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा कोई वर्ड तो सुना ही होगा, अमर, अमर, अमरता, इमॉर्टेलिटी। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसा जीव जो, जिसकी कोई मृत्यु ही नहीं हो, मतलब जिसकी प्राकृतिक मृत्यु संभव ही नहीं है। प्राकृतिक मृत्यु और सामान्य मृत्यु में फ़र्क होता है। प्राकृतिक मृत्यु उसे कहते हैं कि मतलब किसी भी व्यक्ति, मैं व्यक्ति की बात करूँगा, मनुष्य की, होमो सेपियंस। तो मनुष्य में क्या होता है, एक निश्चित जीवन अवधि होती है। मैक्सिमम अभी के वर्तमान के तौर पर हम मान लेते हैं 80 वर्ष किसी भी मनुष्य की जीवन अवधि है। तो ये हो गई उसकी प्राकृतिक मृत्यु। और सामान्य मृत्यु की बात करूँ कि मान लीजिए भूकंप आ गया जिससे बिल्डिंग गिर गई, तो ये उसकी मृत्यु हो सकती है। मान लीजिए उसका एक्सीडेंट हो गया तो ये उसकी मृत्यु हो सकती है। या मान लीजिए किसी कारणवश उसे जहर दे दिया गया तो वो उससे मृत्यु हो सकती है। प्राकृतिक मृत्यु ये होती है कि उसने अपनी संपूर्ण जीवन अवधि पूर्णतया समाप्त कर दी है तथा अब ये इसके जीवन का अंतिम समय चल रहा है, तथा इसके पश्चात अब उसका जीवन जो है अंत की ओर है। किसी छोटी मोटी बीमारी द्वारा इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये होता है जीवन अवधि का समापन, ठीक है, और इसे बोला जाता है नॉर्मल लाइफ, ठीक है। अब मेंटोस लाइफ की बात करता हूँ। अमरता, इमॉर्टेलिटी, ऐसे कुछ जीव जो प्रकृति के जीवन मृत्यु के नियम से पूर्णतः मुक्त होते हैं तथा जिनकी प्राकृतिक मृत्यु संभव ही नहीं है। सजीवों के इस गुण को अमरता कहा जाता है। देखिए, अगर मैं बात करूं अमीबा की, तो अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार का होता है, या मैं बात करूं कि वो अपनी संतति को आखिर बरकरार कैसे रखता है, तो उसमें सबसे बड़ा आपको एग्जाम्पल मिलेगा कि अमीबा अलैंगिक जनन के दौरान अपने ही समान 2 जीवों को जन्म देता है। तो इसमें कहीं आपको अमीबा का अवशेष मिला? कहीं आपने देखा कि अमीबा जो है वह मर चुका है और उसकी डेड बॉडी है? कहीं भी दिखी आपको? नहीं दिखी। जो उसकी डेड बॉडी है वो तो 2 नवजीवों में बदल गई, 2 नवजीवों को उस शरीर ने जन्म दिया है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो अमीबा है उसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं संभव है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ अधिकतम जीवाणु। जीवाणु देखो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो कि स्तनधारी वर्ग में निमोनिया उत्पन्न करता है, ये भी एक प्रकार का जीवाणु ही होता है। और जीवाणु जो है वो समान अमीबा के समान ही बिल्कुल अलैंगिक जनन करता है, ठीक है। उसके बाद में बात करूँ मैं जेलीफिश की और पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम भी लगभग यही कार्य करता है। और आपको एक खास बात जरूर बताना चाहूँगा कि ये जो 3 है, इनके साथ में दावे के साथ कह सकता हूँ, ये तीनों है अमीबा, जीवाणु और पैरामीशियम। ये तीनों ऐसे सजीव होते हैं जो अलैंगिक जनन करते हैं, ठीक है। जेलीफिश की मैं पूर्णतः नहीं कर सकता, आई थिंक ये भी अलैंगिक जनन ही करता है, बट इसमें जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर का जो आगे वाला पार्ट होता है, ठीक है, 2 पार्ट होते हैं जेलीफिश के। एक तो होता है पीछे वाला पार्ट जिसके अंतर्गत उसके छोटे मोटे रेशेदार पंख या कह सकते हो आप पैर होते हैं, जिसके अंतर्गत वे पैर या पूंछ जो भी कहो आप कह सकते हो, वो रेशेदार पंख उसे जल में गति प्रदान करते हैं। ये एक जलीय जीव होता है जेलीफिश, तथा इसका जो आगे का भाग होता है वह एक थैलीनुमा संरचना का होता है, ठीक है। जेलीफिश क्या करती है कि उस थैलीनुमा संरचना को हटाकर एक नई थैली को अपने शरीर द्वारा ही उत्पन्न कर लेती है, जिसके कारण उसकी मृत्यु कभी हो ही नहीं पाती, ठीक है। तो ये भी इमॉर्टेलिटी यानी अमरता का गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखो,
अब हमने क्योंकि हमने जनन भी जान लिया, जीवन अवधि भी जान ली, तो अब जानते हैं कि ये जनन के प्रकार कितने होते हैं। देखिए, जनन के दो प्रकार होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अलैंगिक जनन की। लैंगिक जनन मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अलैंगिक जनन का मतलब होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अलैंगिक जनन की बात करते हैं। जनन की इस विधि में मात्र एक ही जनक के द्वारा किसी नव जीव का जन्म होता है, अर्थात इसमें युग्मक निर्माण तथा युग्मक संलयन जैसी प्रक्रिया नहीं होती है। बिल्कुल सही है। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था अमीबा का। अमीबा में ये सेम चीज देखने को मिल रही थी। अमीबा क्या करता था कि वह अलैंगिक जनन करता था। क्या अमीबा में दो जनक होते थे? जनक का अर्थ होता है पेरेंट्स। क्या दो पेरेंट्स होते थे? नहीं। एक अमीबा, मात्र एक ही अमीबा का जीव दो भागों में बट जाता था तथा नवजीवों को जन्म देता था। मतलब एक चीज तो यहाँ पे सिद्ध हो गई कि एक ही जनक अलैंगिक जनन में होता है और वह नवजीव को जन्म देता है, अर्थात इसमें युग्मक का निर्माण भी नहीं होता। युग्मक का निर्माण हुआ क्या? अमेबा में कहाँ युग्मक का निर्माण हुआ? युग्मक का अर्थ होता है कि कोई ऐसी सूक्ष्मतम इकाई, ऐसी इकाई जो किसी मनुष्य में, किसी भी सजीव में बनती है। तथा युग्मक की एक खास बात यह है कि अधिकतम जीवों में, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं पूर्णतया तो नहीं बोल सकता क्योंकि बायोलॉजी एक विशिष्ट श्रृंखला है, विशिष्ट श्रृंखला है, तथा इसमें मैं बात करूँ अपने आम तौर पर जो जीव होते हैं उनमें युग्मक अगुणित होते हैं। अब मुझे ये भी पता है कि आपको अगुणित, द्विगुणित, आखिर ये क्या होता है, तो ये गुणसूत्रों की बात है। मैं जल्द ही आपको इनके बारे में समझाऊंगा। आज की क्लास कंटिन्यू रखते हैं। फिलहाल युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक, आप अभी के लिए इतना मान लीजिए कि युग्मक एक छोटा सा जीव होता है। छोटे छोटे जीव होते हैं, या कह सकते हैं बहुत ही छोटी इकाई होती है। किसी भी जीव के जन्म के लिए युग्मक ही भागीदारी होता है। अब ये युग्मक अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि यदि मैं बात करूं पादपों की, तो पादपों में युग्मक दो प्रकार के होते हैं। परागकण, परागकण होता है नर युग्मक, तथा मादा युग्मक जायांग में उपस्थित अंडाशय में भी उपस्थित बीजांड होता है। ठीक है। और यदि मैं बात करूं मनुष्यों में, तो नर में ये युग्मक होता है शुक्राणु, जिसे हम नर युग्मक कहते हैं, तथा मादा युग्मक होता है अंडाणु। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। प्राप्त संतति को क्लोन कहा जाता है। कारण, आखिर अलैंगिक जनन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके कारण जो संतति प्राप्त होती है उसे क्लोन क्यों कहा जाता है? देखिए, अगर आपने छोटे में थोड़ा भी, मतलब अगर आपने एक रबर जैसी कोई चीज़ को खेला होगा, जैसे सामान्यतः क्लोन ही कहा जाता है, जिससे हम जब बचपन में छोटी मोटी खेलते थे तो वो एकदम रबड़ के जैसे मुलायम होती थी और उससे कोई भी पदार्थ या कोई भी स्ट्रक्चर आसानी से बनाया जा सकता था। बिल्कुल बनाया जा सकता था और उसे हम क्लोन कहते थे। ठीक इसी प्रकार अलैंगिक जनन में भी जब जो संतति पैदा होती है, वो क्या होती है? वो संतति अपने जनक के बिल्कुल हूबहू समान दिखती है। ऐसा मान लीजिए किसी ने इसे फोटोकॉपी वाले मशीन में डाल दिया है तथा जीरोक्स निकाल दिया है। बिल्कुल एकदम सिंपल, बिल्कुल एकदम सेम। आप ये नहीं कह सकते कि ये इससे अलग है और ये इससे अलग है। जनक बिल्कुल, संतति और जनक एक दूसरे के बिल्कुल समान होता है आनुवंशिकी तौर पर, और इसकी जो संरचना है उसके आधार पर भी ये बिल्कुल समान होते हैं। समझ गई क्लोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो संतति होती है संरचनात्मक तथा आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान दिखाई देती है, इसी कारण। तो देखो, ये थी अलैंगिक जनन की बात। समझ में आ ही गया होगा अलैंगिक जनन किसे कहते हैं और अलैंगिक जनन से प्राप्त होने वाले संतति को क्लोन क्यों कहते हैं। अब आगे चलते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार के ऊपर। जीवों में जनन के प्रकार जब हमने पढ़े थे, तो हमने दो भागों में बांटा, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। उसके बाद में अलैंगिक जनन के बारे में जाना, आखिर ये होता क्या है। देन उसके बाद में अब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये अलैंगिक जनन जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो अलैंगिक जनन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें से फर्स्ट प्रकार यानी फर्स्ट काइंड ऑफ हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसे बोला जाता है विखंडन। विखंडन का अर्थ होता है फिजन। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, विखंडन क्या होता है? क्या आपने कभी खंडन नामक शब्द का कभी प्रयोग किया है? खंडन का मतलब जानते हो आप? ऑब्वियसली बात है, अधिकतम से ज़्यादा स्टूडेंट्स यही बोलेंगे कि भाई सर, खंडन का मतलब तो टूटना होता है। तो जी हाँ, टूटना ही होता है।
फिजन का मतलब टूटना ही होता है और अलैंगिक जनन की इसी प्रक्रिया में हम ये देखेंगे कि कैसे एक जीव अपने आप को दो समान भागों में तोड़ देता है और एक नव जीव का निर्माण कर देता है। देखो, जब जनक कोशिका दो समान माप की कोशिका में टूट जाती है, देखिए इसमें एक शर्त रखी गई है कि जब कोशिका दो समान भागों में ही टूटनी चाहिए, कितने भागों में? दो समान भागों में टूटनी चाहिए, और उन दोनों का जो आकार है वह एक दूसरे के डिट्टो बिल्कुल समान होना चाहिए, तभी जाके वो क्या कहलाएगा? विखंडन कहलाएगा। अन्यथा वह एक दूसरी विधि जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, खंडन, उसके अंतर्गत आ जाता है। उसमें क्या होता है कि जब कोशिका दो भागों में तो टूटती है लेकिन असमान भागों में, मतलब एक कोशिका आकार कुछ बड़ा होगा तो एक कोशिका आकार बिल्कुल छोटा होगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए? दोनों आकार समान होने चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखो, हमने सबसे पहले, आपको बता दूं, सबसे पहले हमने पढ़ा था जीवों में जनन के प्रकार, जिसमें कितने थे? दो जनन की विधियां थी, एक थी अलैंगिक जनन और एक थी लैंगिक जनन। उसके बाद में पढ़े हम अलैंगिक जनन के बारे में, ठीक है। अलैंगिक जनन भी पढ़ लिया। अलैंगिक जनन के प्रकार पढ़ने लगे, जिसमें हमें पता चला कि 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से फर्स्ट प्रकार है विखंडन। अब विखंडन के भी 2 प्रकार है, कुछ समझ पा रहे हो? सबसे पहले था जीवों में जनन, उसमें 2 प्रकार थे। फिर अलैंगिक जनन, इसमें 5 प्रकार थे। 5 प्रकार का एक प्रकार जिसे हम विखंडन कह रहे हैं, उसके मुख्यतः 2 प्रकार है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी फ्यूजन यानी द्विविखंडन की। इसमें क्या होता है कि जनक का शरीर 2 भागों में विभक्त हो जाता है, जैसे कि अमीबा या पैरामीशियम, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा याद करने की है नहीं। जो जनक है कोई भी कोशिका हो सकती है। मैं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको रिकमेंड करता हूँ अमीबा। अमीबा का जो स्ट्रक्चर है वह बहुत ही सिंपल होता है तथा उसमें जनन को जानना बहुत ही ईजी होता है, इसीलिए मैं अमीबा को ही रिकमेंड करूँगा और आप अमीबा में एक बार जनन को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो मतलब बस जो जनक की जो कोशिका होती है वह 2 भागों में, समान भागों में टूट जाती है, इसे बोला जाता है द्विविखंडन। उसके आगे चलते हैं, ये बहुविखंडन, ठीक है। बहुविकल्डल का मतलब होता है इस प्रकार के जो जनन होता है उसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है तथा इसमें जनक का शरीर कई भागों में बंटने से अनेक संततियां उत्पन्न होती है। देखो, जब द्विविखंडन में हम जनन कर रहे थे तो जनक के द्वारा दो ही कोशिकाओं का निर्माण हो रहा था, या कहूँ 2 ही नवजीवों का निर्माण हो रहा था। किंतु जनन प्रतिकूल परिस्थितियां, जिसे हम बहुविखंडन कहते हैं, जनक का शरीर कई भागों में बटेगा, 2 में ही नहीं, बहुत सारे भागों में बटेगा। एग्जाम्पल के तौर पर पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम आप सोच रहे होंगे कि भाई ये द्विविखंडन का भी एग्जाम्पल है और बहुविखंडन का। तो आपको मैं एक विशिष्ट बात बताने जा रहा हूँ कि जो पैरामीशियम होता है वह पैरामीशियम बहुत ही अनुकूलित वातावरण में जन्म लेता है, ठीक है। तो बहुविखंडन की बात करूँ तो यदि मैं पैरामीशियम को हटाकर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रिकमेंड करूँ, पैरामीशियम इंपॉर्टेंट नहीं है, पैरामीशियम नहीं है, यहाँ मैं सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बात करूँगा किसकी? प्लाज्मोडियम की। किसकी? प्लाज्मोडियम की बात करूँगा, ठीक है। प्लाज्मोडियम एक बेहद ही अच्छा है, जीवाणु है तथा यह बहुविखंडन का कार्य करता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। सभी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सच में तो इसे लाइक भी करना और देखना कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आपसे इससे रिलेटेड लगती है तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसे मतलब मेरी हेल्प करें बताने में, कमेंट में बताएं कि क्या क्या गलती इसमें है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा नाम अखंडानंद त्रिपाठी है। परिचय हो चुका है मेरा पहले। इस अखंडा से आप